इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास दूसरा दूसरा एपिसोड है। जो देखिए, क्वेश्चन है, बिंबिसार का समकालीन राजवैद्य जिसे उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा उसे जीवक कहते हैं। बिंबिसार द्वारा अवंती के जिस पांडु रोग या पीलिया या जॉन्डिस पीड़ित शासक की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा गया था, वह अवंती शासक था परघोत। 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? बैठा था अजातशत्रु बैठा था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम था कुनिक। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? वह जैन धर्म के अनुयायी था। आगे देखते हैं। 461 ईसा पूर्व में कौन अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा? उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया? वह पाटलिपुत्र अपना राजधानी स्थानांतरित किया। उदयन किस धर्म के अनुयायी था? उदयन जैन धर्म के अनुयायी था। उदयन के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिससे मगध उत्तरी भारत का सबसे अधिक विशाल तथा शक्तिशाली साम्राज्य बन गया? अवंती का मगध में विलय। आगे देखते हैं। उदयन का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना हुआ था नागदशक था। नागदशक 412 ईसा पूर्व में किसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित किया? वह क्या था? वैशाली स्थानांतरित किया था। शिशुनाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना हुआ था कालाशोक। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः स्थानांतरित किया, पाटलिपुत्र पुनः स्थानांतरित किया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता था? उसे नंदीवर्धन को शिशुनाग वंश का अंतिम शासक माना जाता है। नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद को माना जाता है। पदम नंद द्वारा विजित प्रमुख राज्य कौन थे? कुरु, पंचाल, मिथिले और कलिंग था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। घनानंद के शासक काल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ था? सिकंदर का। घनानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई तथा किस विजय से इसका अंत हुआ? अंग और कलिंग। अंग से विजय हुई, शुरुआत हुआ, और इसका अंत हुआ कलिंग से। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था शिशुनाग वंश। पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा है? सोनभद्र गंगा के संगम पर बसा है पाटलिपुत्र। आगे देखते हैं। प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम है? पाटलिपुत्र का दूसरा नाम है प्राचीन में। राजगिरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कराया था। मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? वो गया था महापदम नंद ने किया था। महापदम नंद ने। बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ से ली थी? तक्षशिला से ली थी।
सिकंदर का जन्म कहाँ कब हुआ था, वह किसका पुत्र था? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में, यह फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर फिलिप द्वितीय का पुत्र था। फिलिप द्वितीय कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद कितने वर्ष की अल्प आयु में सिकंदर महान मकदूनिया का शासक बना था? 20 वर्ष की आयु में। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान का मुख्य सेनापति कौन था? वह था सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर, आगे देखते हैं। सिकंदर महान के भारत आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासक था? उस समय वहाँ का शासक कौन था? पुरु वंश का शासक था। उस वंश का शासक था पोरस। पोरस और सिकंदर के बीच हुआ युद्ध को किस नाम से जाना जाता था? हाइडे स्पीच का युद्ध से जाना जाता। हाइडे स्पीच का भारतीय नाम क्या है? बिस्तता या झेलम। सिकंदर अपने द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों को अपने किस सेनापति को सौंपकर वापस यूनान के लिए प्रस्थान कर गया? सेल्यूकस को वापस देकर अपने सेनापति को देकर वापस यूनान चला गया। सिकंदर की अकाल मृत्यु के बाद बेबीलोन का राज किसे प्राप्त हुआ? सेल्यूकस निकेटर को प्राप्त हुआ। सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ का लेखक है एरियन है। अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एराकोसियंस अर्थात आधुनिक कंधार नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर ने की थी। मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए विदेशी विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? इसका लेखक कौन है? इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? उसकी माता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। उसकी माता का नाम मूरा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तक्षशिला में प्राप्त की। तक्षशिला में चंद्रगुप्त के शिक्षक कौन थे? जिनकी मदद से उसने एक विशाल सेना तैयार की थी। चंद्रगुप्त के शिक्षक थे चाणक्य थे। राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध जो असफल रहा? मगध के विरुद्ध। राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला सफल अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? इस अभियान में उसने किन्हें पराजित किया? पंजाब व सिंध को यूनानियों को पराजित किया। किसके विरुद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी बना दिया? घनानंद ने। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया? चाणक्य ने राज्याभिषेक किया था। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया? मेगास्थनीज को। चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण वंश का था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? जैन धर्म स्वीकार कर लिया। श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु कब तक किस कारण हो गई? 298 ईसा पूर्व में उपवास के कारण हो गए। उपवास में बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? वह बैठा 298 ईसा पूर्व में। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार या बारिशसार कहा गया है। यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार ने कौन सी उपाधि धारण की? अमित्रघात की उपाधि धारण की। अमित्रघात शब्द का क्या अर्थ है? शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक। जैन ग्रंथ बिंदुसार को क्या कहते हैं? वह कहते थे सिंह सेन कहते हैं।
बिंदुसार के राज दरबार में आने वाले मिस्र सम्राट टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? डायोनियस था। बिंदुसार के दरबार में आने वाले सीरिया के सम्राट एंटिओकस प्रथम का राजदूत कौन था? वो था डायमेकस। बिंदुसार के सीरिया के सम्राट के दूत के माध्यम से किन 3 चीज़ों की मांग की थी? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, दार्शनिक की मांग की थी। बिंदुसार प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? बाद में उसने किस धर्म की स्वीकार? शुरू में था ब्राह्मण, अब स्वीकार कर लिया बौद्ध धर्म को। बिंदुसार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीविक संप्रदाय के था। बिंदुसार का उत्तराधिकार अशोक बना। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? अवंती या उज्जैन का उपराजा था। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? वो 269 ईसा पूर्व में बैठा था। मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? प्रिय, देवताओं का प्रिय उपाधि धारण की। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता? अशोक वर्धन कहा जाता है। सिंहली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया? प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। अशोक के किन शिलालेखों में उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? मास्की व गुर्जरा की शिलालेख में। अपने लघु शिलालेख के अतिरिक्त किस गैर मौर्यकालीन अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है? रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अशोक के समय जन साधारण की भाषा क्या थी? पाली थी। अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया? ब्राह्मणी। भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ? यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष? यह 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 8वें में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? वह कहाँ का रहने वाला था? उपगुप्त ने दिया। वह मथुरा के रहने वाला था। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की? बोध गया की यात्रा की। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और कहाँ? तीसरी पाटलिपुत्र में किया गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। आगे देखते हैं। अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? भिक्षुओं में अनैतिक आचरण था। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व में हुई। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक था बृहदत्त। अशोक के शिलालेखों को क्या कहा गया है? राज्यादेश या शासन देश। अशोक के अभिलेखों को कितनों भागों में बांटा गया है और कौन कौन? 3 भागों में, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहाल लेख में बांटा गया। अशोक के बृहत शिलालेखों की कुल संख्या कितनी और यह कितने अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई? कुल 14 अभी शिलालेख है, 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए। अशोक के अधिकांश शिलालेख व स्तंभलेख की भाषा व लिपि थी प्राकृत और ब्राह्मणी थी। किस शिलालेख में ज्ञात होता है कि अशोक ने अपनी राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी? 8वां में। अशोक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है जिसमें उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया तथा उसके इस युद्ध का वर्णन करने वाला एकमात्र अभिलेख है 13वां। अशोक के शिलालेख में सर्वप्रथम किस शिलालेख की खोज हुई? कब तथा किसके द्वारा? गिरिनार
1822 में कैप्टन लेटार्ड द्वारा। किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा? भब्रू शिलालेख में। अशोक के गुहा लेखों की कुल संख्या कितनी थी? 3 थी। अशोक के गुहा या गुफा लेख कहाँ की पहाड़ी में स्थित है? बराबर, गया, बिहार के पहाड़ी में। बिहार के गया जिला के बराबर की पहाड़ी में स्थित अशोक द्वारा निर्मित गुफाओं का नाम क्या है? सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्म चोपड़ा। सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्म चोपड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? हुआ था चाणक्य था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र कौन सा नगर था? तक्षशिला। किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंद वंश के पतन तथा मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाला नाटक ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। किस पुस्तक का विदेशी इतिहास में वही महत्व है जो भारतीय इतिहास में अर्थशास्त्र का है? इंडिका। चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसका कथन है? मेगास्थनीज का कथन है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। उज्जयिनी किस मौर्य शासक की राजधानी थी? अशोक की थी। अशोक ने अपने काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के दबाने के लिए किससे भेजा था? कुणाल को भेजा था। कुणाल को भेजा था। अशोक का एकमात्र अभिलेख जो ब्राह्मी व खरोष्टी दोनों लिपियों में पढ़ा जा सकता है अर्थात जो दुतरफा शैली में लिखा गया है, एरागुडा लघु शिलालेख है। अशोक की माता का नाम क्या थी? शुभदांगी थी। किसने भारतीय समाज को 7 वर्गों दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कब तथा किसके मगध में शुंग वंश की स्थापना हुई? 187 ईस्वी में और पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंगों की पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंगों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की? विदिशा, मध्य प्रदेश में स्थापित किया। पुष्यमित्र के शासन में पहली बार किसके नेतृत्व में यूनानियों ने आक्रमण किया था? डेमोट्रियस। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के अंतिम वर्षों में किसके नेतृत्व में यूनानियों का दूसरा आक्रमण हुआ? यह था वंडार उर्फ मिलंद ने। वंडार उर्फ मिलंद। पुष्यमित्र द्वारा कराए गए यज्ञ में उसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु कब हुई? 148 ईसा पूर्व में थे। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अग्निमित्र। शुंग वंश का 10वां और अंतिम राजा कौन था जिसे उसके अमात्य वसुदेव ने मार डाला? देवभूति थे। देवभूति। किसने कण्व वंश के अंतिम शासक शूरशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की? सिमुक ने। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने। पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म को राजधर्म घोषित किया? वैदिक धर्म को राजधर्म घोषित किया। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित करने वाला एवं ब्राह्मण धर्म को पुनरुद्धार का श्रेय किसे दिया जाता है? पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है। शुंग
शुंग काल में राजाओं ने किस भाषा को प्रोत्साहन दिया तथा उसे पाली के स्थान पर राजभाषा घोषित किया? संस्कृत को। शुंग काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनैतिक व सांस्कृतिक केंद्र कौन सा नगर था? विदिशा था। विदिशा मध्य प्रदेश में है। पुष्यमित्र शुंग ने अभिन्न मित्र जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की। मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी। पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने महाभाष्य नाम से पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी पर भाषा या टीका लिखी? पतंजलि। क्या लिखी? पतंजलि। किस ग्रंथ से शुंग काल की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है? मनुस्मृति से। कण्व वंश की जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है हर्षचरित्र। सातवाहन शासक की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। सातवाहन की लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि थी। सातवाहन वंश की सबसे बड़ा तथा पराक्रमी शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सिंधुक व सिप्टक नामक से किस सातवाहन वंश का शासक को जाना गया है? सिमुक को जाना गया। सातवाहन वंश का पहला शासक जिसने सातकर्णों की उपाधि धारण की? सातकर्णी प्रथम ने। किस ग्रंथ में सातवाहन को म्लेच्छ कहा गया है? महाभारत में। किस स्तूप के द्वार पर सातकर्णी प्रथम का नाम उल्लेखित है? सांची स्तूप पर। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात बैक्ट्रिया व पार्थिया पर किसका अधिपत्य रहा? सेल्यूकस निकेटर का अधिपत्य रहा। किस यवन शासक ने अजय की उपाधि धारण कर रखी थी? डेमेट्रियस ने। यूनानी प्रभाव से भारतीय मूर्तिकला के क्षेत्र में किस नवीन शैली का जन्म हुआ? गांधार शैली का जन्म हुआ। सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृति में लिखा गया लंबा अभिलेख कौन सा है? इसके पहले के सभी अभिलेख किस भाषा में थे? रुद्र दामन प्रथम का जूनागढ़ है जो सबसे लंबा लिखा गया। इससे पहले अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया। भारत में काव्य रूप में लिखा गया प्रथम अभिलेख रुद्र दामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख है।